नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, मेरा नाम बेबी है। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सब जानते ही होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको अपना जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको अपना जवाब हमें कमेंट करके बताना है और वीडियो के लास्ट में आपको 5 टेस्ट दिए जाएंगे। इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था ये भी मालूम होना चाहिए। तो पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 1950 में मनाया गया था 7 अप्रैल को। और यहाँ पे आपको WHO के बारे में मालूम होना चाहिए। WHO की स्थापना कब हुई थी, आपको मालूम होगा कि 1948 में हुई थी। और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो टेड्रस अधनोम वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। और WHO की फुल फॉर्म तो आपको मालूम हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जब 2020 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम क्या थी। तो 2020 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। स्पोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स 2020 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है, ठीक है। देखिए, ये थीम इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसमें किसी ना किसी दिवस की थीम तो ज़रूर पूछी जाएगी, तो इसलिए मैं आपको थीम भी बता दे रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जापान के बारे में मालूम होना चाहिए। जापान की कैपिटल क्या है, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये भी मालूम होना चाहिए। ये भी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि देखिए, ये जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसमें किसी न किसी कंट्री की कैपिटल पूछ ली जाएगी या फिर आपसे उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। वर्तमान में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो योशिहिदे सुगा है। और जापान से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन था। 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका राइट आंसर बताइए कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में लगातार 4 बार 100 रन लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमार संगकारा। कुमार संगकारा वर्ल्ड कप क्रिकेट में लगातार 4 बार 100 रन लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने थे। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 4 शतक कब लगाए थे, तो 2015 में इन्होंने ये 4 शतक लगाए थे। और यहाँ पे आपको श्रीलंका के बारे में मालूम होना चाहिए। श्रीलंका की जो कैपिटल है ये श्री जयवर्धनपुर कोटे है। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम महिंदा राजपक्षे। वर्तमान में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोतबाया राजपक्षे, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। 10 सेकंड का आपके पास समय, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। देखिए, स्वराज पार्टी के दो संस्थापक थे, एक तो चित्तरंजन दास थे और दूसरे मोतीलाल नेहरू थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाए तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ है स्वयं का शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? 10 सेकंड का आपके पास समय, इसका राइट आंसर बताइए। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में। भारत में सती प्रथा को 1829 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। और किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इनका जो टाइम पीरियड था ये 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, जो 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था ना, उसके द्वारा क्या हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे ये पूछा जाए तो भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना, इन्हें वायसराय कहा जाने लगा। तो इस प्रकार जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है भारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। यानी कि गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुड गवर्नेंस डे है ये 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जयंती होती है। इनकी जयंती को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया गया था? तो 2014 में बनाया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, ये हमारे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। एक तो ये 1996 में बने थे 16 दिनों के लिए, और दूसरी बार ये 1998 से लेकर 1999 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, और तीसरी बार ये 1999 से 2004 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दबाव को किससे मापा जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि प्रेशर को किससे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बल और क्षेत्रफल। दबाव को बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। ठीक है, देखिए दबाव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दबाव इक्वल्स टू बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दबाव की इकाई क्या है, तो दबाव की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दबाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और दबाव की एसआई इकाई पूछा जाए क्या है, तो दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों का समूह खजुराहो किस राज्य में स्थित है? 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आपको बताना है कि जो खजुराहो शहर है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जो खजुराहो शहर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। और यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि खजुराहो शहर को स्मारकों का समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो खजुराहो शहर है ना,
यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में हिंदू और जैन मंदिर स्थित हैं, इसलिए खजुराहो शहर को स्मारकों का समूह कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने और कब करवाया था। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि खजुराहो में कुल कितने मंदिरों का उल्लेख मिलता है, तो खजुराहो में टोटल 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है, पर वर्तमान में खजुराहो में केवल 25 मंदिर स्थित हैं। ठीक है, और देखिए इन 25 मंदिरों में से जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये सबसे बड़ा मंदिर है। और भी मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो खजुराहो मंदिरों का निर्माण है ये चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। ठीक है, और देखिए जो खजुराहो मंदिर है ना, इसे 1986 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है खजुराहो मंदिरों को 1986 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी से संबोधित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा मतलब सबसे अच्छी माँ, देवीतमा मतलब सबसे अच्छी देवी और नदीतमा मतलब सबसे अच्छी नदी के रूप में संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। और देखिए सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती मानी गई है, और सबसे अधिक बार ऋग्वेद में जो नदी का उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 10 सेकंड का आपके पास समय है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुसूची 8 में। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में राजभाषाओं को वर्णित किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसूची 8 में कितनी राजभाषाओं को वर्णित किया गया है, तो 22 राजभाषाओं को वर्णित किया गया है। देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाओं को वर्णित किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, लेकिन जो 8 भाषाएं हैं इन्हें समय समय पे जोड़ा गया है। कब कब जोड़ा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में राजभाषाओं को किस भाग में वर्णित किया गया है, तो भाग 17 में वर्णित किया गया है राजभाषाओं को। ठीक है, और जो 8 भाषाएं हैं इन्हें कब कब जोड़ा गया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया है, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया संविधान में। और फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 92 संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी थी। और किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी ये? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। कब बनी थी? 1963 में बनी थी। ठीक है,
और यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है, इसके गवर्नर कौन है वर्तमान में, और इसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक जो सदस्यों की संख्या ये कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 500। राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये 500 निर्धारित की गई है। ठीक है, और कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए राज्य विधानसभा में, तो 60 सदस्य होने चाहिए कम से कम। देखिए, भारत के कई राज्यों में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है ये 60 से भी कम है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो सिक्किम है यहाँ पे 32 सीटें हैं विधानसभा की, मिजोरम में 40 सीटें हैं विधानसभा की, गोवा में भी 40 सीटें हैं, और पुद्दुचेरी में 30 सीटें हैं विधानसभा की। जो सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं ना, ये पुद्दुचेरी में ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा की सबसे अधिक सीटें किन किन राज्यों में हैं, तो विधानसभा की जो सबसे अधिक सीटें हैं ये टॉप 5 राज्य में आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। देखिए, यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की, और वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं विधानसभा की, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की, और गुजरात में 243 सीटें हैं विधानसभा की, और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, और देखिए, जो राज्य विधानसभा है ना, इसमें एक सदस्य आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं ना, उसी तरह राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है राज्यपाल के पास। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हेग में। जो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में जो अध्यक्ष है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 2012 में ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि जब 2012 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे तो किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। जब 2012 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जीते थे स्वर्ण पदक, तो 46 स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीते थे। ठीक है, और जो ओलंपिक खेल है ना ये 2012 में कहाँ आयोजित किए गए थे, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आयोजित किए गए थे, लंदन में। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, GSLV का पूरा नाम क्या है। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि GSLV की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, स्मैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया था। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है कि स्मैप सैटेलाइट जो है जो कि पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्मैप की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्मैप की फुल फॉर्म है सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव। सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव जो सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की फुल फॉर्म क्या है,
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय क्या है नासा का? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र पुस्तक के जो रचनाकार हैं ये भरत मुनि हैं। और इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि जो श्री वेद व्यास हैं इन्होंने किस चीज़ की रचना की है? तो श्री वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है और श्री तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको बताना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी या इसका गठन कब हुआ था, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसका गठन किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो उस समय बादशाह भारत में अकबर था। अकबर का जो टाइम पीरियड था ये 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। और एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। कब लगाई थी? 1613 ईस्वी में लगाई थी। और उस समय किसका शासनकाल था ये भी पूछ लिया जाता है। तो उस समय जहांगीर का शासनकाल था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? 10 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए कमेंट करते रहिए, इससे क्या होगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नाना साहेब। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, इसके सदस्य नाना साहेब नहीं थे। बाकी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भरत सिंह हैं, सुखदेव हैं, ये सब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में की थी। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये क्या था? तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है। देखिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, इसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता था। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1924 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? सचिंद्र सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कहाँ की थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक पुस्तक है टू द ब्रिक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए कमेंट करते रहिए फास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयराम रमेश। जो टू द ब्रिक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी है ना, इस बुक के जो लेखक हैं वो जयराम रमेश हैं। जो जयराम रमेश हैं ये हमारे पर्यावरण और वन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? 10 सेकंड का आपके पास समय है।
कमेंट करिए जल्दी से। आपको बताना है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ये कहाँ के थे, तो ये ब्रिटेन के बहुत ही फेमस चिकित्सक और वैज्ञानिक थे और इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार कब किया था, तो 1796 ईस्वी में इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो रॉबर्ट कॉच थे इन्होंने कालरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी, और जो अल्बर्ट साबिन थे इन्होंने ऑरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इतनी बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। 10 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए इसमें से आपको मैं बता दूं, स्वतंत्रता का अधिकार ये तो मौलिक अधिकार है हमारा, और जो जीने का अधिकार ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, और जो समानता का अधिकार है ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देश की रक्षा का अधिकार। जो देश की रक्षा का अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल कौन सा है और भाग कौन सा है, तो मौलिक कर्तव्य जो है इसे हमारे संविधान के भाग 4A में वर्णित किया गया है, और इसके रिलेटेड आर्टिकल है जो है वो 51A है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया ये पूछा जाए, तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, तब जोड़ा गया। देखिए जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था ना, उस समय हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, तब जोड़ा गया 11वें मौलिक कर्तव्य को। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड भी कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं, तो मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। और इसके रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है मौलिक अधिकार से रिलेटेड, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 12 से 35 तक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे पास कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में इस समय हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए पहला तो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में हमारे पास। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, WEF के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया। 10 सेकंड का आपके पास समय है, आपको बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 जब जारी किया गया था, आपको बताना है कि उस समय पहले स्थान पर कौन सा देश था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। देखिए जब इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस सूचकांक 2018 में तैयार किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो उस समय जो शीर्ष स्थान पर था वो स्विट्जरलैंड था, और दूसरे स्थान पर कौन सा देश था, तो दूसरे स्थान पर फ्रांस था, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क था। और जब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में जारी किया गया था, आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत कौन से स्थान पर था। तो हमारा भारत 177 नंबर पर था उस समय 2018 में। और मैं आपको बता दूं कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, उस समय जो हमारा भारत है वो 168 नंबर पर है। ठीक है, 2020 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारा भारत 168 नंबर पर है,
और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क पहले स्थान पर है और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलोगनी में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। 10 सेकंड का आपके पास समय, आपको राइट आंसर बताना है कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। आपको बीसीसीआई की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाए तो सौरभ गांगुली वर्तमान में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। 10 सेकंड का आपके पास समय है। आपको बताना है कि विश्व का पहला जो मानव हार्ट ट्रांसप्लांट है ये किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियान बर्नार्ड। क्रिस्टियान बर्नार्ड ने दुनिया का पहला जो मानव हार्ट ट्रांसप्लांट है ये किया था। कब किया था, तो 1967 में किया था। कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला मानव हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था, तो भारत का पहला जो मानव सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट है ना वो 1994 में किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया गया था। किसने किया था, पी वेणुगोपाल ने किया था। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका टेस्ट क्या है। पहला टेस्ट है, कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी। इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। और चौथा क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा कौन सी है। इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करना है। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, पशुपति शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी। ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो और भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी हो सके इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, जो आपको कल टेस्ट दिए गए उसके जवाब जान लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो जैसा कि आपसे पूछा गया था कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। और चौथा क्वेश्चन था, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। पांचवा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम थी वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो 5 टेस्ट आपको दिए गए हैं उसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए नमस्कार।